गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीवी स्टडी। आज हम लोग यहाँ पर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 1 से। यूनिट 1 आपको पूरा अकाउंटिंग का एक बेसिक आइडिया देगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, आगे के यूनिट्स में हम लोग उसको और गहराई में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। Financial accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating financial data of an organization। आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आर्ट होता है जिसमें हम लोग किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं उन सबको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में तो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के काम के नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने लायक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इसका डिफरेंस हम लोग को समझना होता है आइडेंटिफाइंग वाली स्टेप में। नेक्स्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वाला ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में लिखने के लायक है, उसके बाद हम लोग उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका होता है जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच। की सारी स्टेप्स को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे एक रियल बिजनेस में कैसे हम लोग इन सबको अप्लाई करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन, कोई एक इवेंट मेरे बिजनेस के काम का है कि नहीं है। अगर वो काम का होगा तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे। देखिए, रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में सुबह से लेकर रात तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब हम लोग एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उससे कुछ जज नहीं कर सकते कि मेरे बिजनेस में मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले क्लासिफाई करनी पड़ेंगी कि हाँ ये वाली सारी चीज़ें मेरे परचेज से रिलेटेड है, ये वाली मेरी सारी चीज़ें सेल से रिलेटेड है, ये वाली मेरी सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से मुझे अपने डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा एक कॉमन हेड्स में। ठीक है, तो उन हेड्स को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ओके, क्लासिफाइंग के बाद हम लोग उसकी समरी निकालेंगे। अब समरी क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, देखो क्लासिफाइंग में हम लोग बनाते हैं लेजर्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती है। एक बुक बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने बिजनेस का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अब हम लोग को ज़रूरत है एक समरी की, क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, जो जिन लोगों के काम की अकाउंटिंग होती है, वो सब लोग इतना सारा डेटा देखकर तो घबरा जाएंगे। उनको कुछ समराइज्ड फॉर्म में भी डेटा होना चाहिए, है ना। तो हम लोग उसकी समरी बनाते हैं। समरी वाली स्टेप में 3 चीज़ें बनती हैं। एक हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आगे इन सब का एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब होता है ये फाइंड आउट करना कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अल्टीमेटली हम लोग अकाउंटिंग कर तो इसीलिए रहे हैं ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट बिजनेस दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये एनालाइज हो जाएगा। उसके बाद इंटरप्रेट करना कि हाँ मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखकर, वो हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है ये, लास्ट हम लोग का होता है कम्युनिकेटिंग। देखो, जो अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटेंट होता है, लेकिन बिजनेस किसी और का होता है। तो हम लोगों को उस डेटा को बिजनेस के ओनर तक पहुंचाने को हम लोग कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। तो लास्ट स्टेप हो जाती है हमारी कम्युनिकेटिंग। तो इन सबको मिला लो तो वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हुआ हम लोगों का मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत कम लोग बिजनेस किया करते थे, तो उन लोगों को अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स याद हो जाते थे कि हाँ आज हम लोगों ने 2 या 3 सेल करी। ठीक है, लेकिन अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, इतने सारे बिजनेस हैं, एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैंक से लोन लेना, EMI भरना, इंटरेस्ट पे करना, उधार पे बेचना, उधार पे खरीदना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उसको याद करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके में रिकॉर्ड करके रखें। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो यही करता है हमारे लिए। हमारी जो अकाउंटिंग है हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा हो जाता है मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है, ये मुझे मेरे अकाउंटिंग से ही पता चलता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आज हमें 10,000 रुपये मिले, लेकिन हम लोग को ये रिकॉर्ड नहीं कि हम लोगों ने 10,000 मिलने से पहले इस पर कितने पैसे दे चुके हैं हम। तो उन दोनों के कंपैरिजन के लिए मुझे एक प्रॉपर रिकॉर्ड पूरा रखना पड़ेगा। बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन देखकर हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पाते। मेरे पास मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
नेक्स्ट है मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी मुझे मेरी अकाउंटिंग ही बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन में आता है अपना, आपके पास कितने एसेट हैं, आपके पास कितना लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। बाकी एक फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्या मेरा बिजनेस बूम पीरियड पर है, कि मेरा बिजनेस डिप्रेशन पीरियड में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कंपैरिजन। देखो हम लोग को बिजनेस में कंपेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपैरिजन की भी। कई बार हम लोग अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन उसके पिछले सालों से करते हैं, कई बार हम लोग अपने बिजनेस का कंपैरिजन कॉम्पिटिटर के बिजनेस से करते हैं। तो उन सब के लिए भी हम लोग के पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेस का। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सारे इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस। देखिए हर चीज़ के लिमिटेशंस होते हैं, तो अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज वो लिमिटेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि अकाउंटिंग जो है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस मतलब नंबर्स। तो जो चीज़ नंबर में कन्वर्ट हो सकती है सिर्फ अकाउंटिंग वो ही रिकॉर्ड करेगा, बाकी जो क्वालिटेटिव डेटा है अकाउंटिंग उसको इग्नोर करेगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोविड के कारण जो है हम लोग की बिजनेस की सेल्स अगर घट गई, ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या देखेगा कि सेल्स ड्रॉप हुई। अकाउंटिंग ये नहीं देखेगा कि कोविड था, है ना। अकाउंटिंग ये सब नहीं बताएगा, हम लोग अकाउंटिंग में ये सब नहीं लिख सकते कि मेरी सेल्स इसीलिए कम हुई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता। अलाउड क्या होता है, सिर्फ जो चीज़ें नंबर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं हम लोग सिर्फ वो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अकाउंटिंग जो है क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग इनएग्जैक्ट होती है, 100% एग्जैक्ट नहीं होती है अकाउंटिंग। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग अकाउंटिंग में बहुत सारे अजम्पशंस लेकर चलते हैं ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मानकर चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो कई बार हम लोग के अजम्पशन सही नहीं होते, तो उस वजह से हम लोग की अकाउंटिंग जो थोड़ी सी एग्जैक्ट नहीं होती है, तो इसका एक लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। अब जहाँ नंबर्स होते हैं वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंट को बताना हो अपने मालिक को कि हम लोग को लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक ज़ीरो इधर से हटा देगा, एक ज़ीरो उधर से हटा देगा। ईजिली हम लोग कर सकते हैं मैथ्स में मैनिपुलेशन, तो वैसे ही हम लोग अकाउंटिंग में भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और अकाउंटिंग में जो मैनिपुलेशन होता है उसको हम लोग एक टर्म देते हैं विंडो ड्रेसिंग। ओके, तो ये हो गया हम लोग के लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। ये हम लोगों ने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपको अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये सारे टर्म्स के साथ काम करना है। ओके, पहला हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे पास लंबे समय तक रहेगी, मुझे लंबा बेनिफिट देगी और मैं उसको अपने पास फॉरएवर के लिए रख सकती हूँ, या वो मेरे को बहुत फ्यूचर में कुछ ना कुछ मेरे को वो बेनिफिट देगी ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने घर खरीदा, अब मैंने अगर घर खरीदा है तो मुझे कहीं पर रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये मेरा फ़ायदा हो गया और एक मेरे पास प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो एसेट मतलब एक तरीके से वही सारी चीज़ें जो मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे ही, ठीक है। तो ये एसेट का मीनिंग हो जाता है। एसेट के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा, हमारा लैंड आ जाएगा हम लोग का, बिल्डिंग आ जाएगी, प्रॉपर्टी जितनी भी हम लोग के पास है, स्टॉक आ जाएगा, कैश आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट होती हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। अब देखो एसेट है तो लाइबिलिटी भी होगी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सारा कर्जा जो हम लोगों ने बाहर के लोगों से लिया है अपना बिजनेस करने के लिए, है ना। अब कर्जा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है मैंने बैंक से लोन लिया हो, दोस्त से लोन लिया हो, कहीं ना कहीं से लोन लिया हो, वो मेरा कर्जा होता है। और दूसरा, मैंने अगर सामान भी उधार पे लिया है तो वो भी मेरी लाइबिलिटी ही होती है, क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं कभी ना कभी। तो जब हम लोग के सर पे एक बोझ क्रिएट हो जाता है कि हाँ मुझे यहाँ पर इस टाइम पर पैसे या सर्विसेज देनी है, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट टर्म हो गया हमारा लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले तो कैपिटल समझेंगे क्या होता है। कैपिटल मतलब वो अमाउंट, वो राशि जो भी मैंने बिजनेस में लगाई होती है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब ओवरऑल कैपिटल जितना भी मैंने लगाया है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो मैं एसेट खरीदने के लिए पैसा खर्चा करती हूँ, ठीक है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, तो मैंने क्या करा, अपना जो कैपिटल का 1 करोड़ रुपए था वो मैंने बिल्डिंग खरीदने में लगा दिया। तो वो जो मैंने बिल्डिंग खरीदी वहाँ से मेरे को फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुआ मेरा, तो वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है। जो मैं एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट ब्लॉक कर देती हूँ एसेट खरीदने में, उस कैपिटल को मैं फिक्स्ड कैपिटल बोलती हूँ। वही हम लोग अगर वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो मैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए रखती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी दी, मैंने वेजेस दी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी वर्किंग कैपिटल हो जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब बिजनेस में कई सारी चीज़ें होती हैं एक दिन में, उन सबको हम इवेंट बोलते हैं। अब हर इवेंट जो है वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। इवेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो शॉप है उसके सामने किसी की लड़ाई हो गई, तो बिजनेस में इवेंट तो ये भी है, हाँ ये चीज़ हुई मेरे बिजनेस में, मतलब मेरे बिजनेस के सामने मैंने देखा ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड थोड़ी करूँगी, ये तो एक इवेंट है। ट्रांजैक्शन क्या होगा, जब कोई कस्टमर मेरी दुकान पर आएगा और वो सामान मुझसे ले जाएगा, तो ये मेरे लिए ट्रांजैक्शन हो गया। तो लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारा है गुड्स। गुड्स मतलब वो सारी सामान, वो सारी चीज़ें जिसमें मैं डील करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा शूज़ का शोरूम है तो शूज़ मेरे गुड्स हो जाएंगे। अगर मेरी स्टेशनरी है तो कॉपी, किताब, ये सारी जो पेन, ये सारी चीज़ें जो होती है, मार्कर, डस्टर, ये सारी चीज़ें मेरे गुड्स हो जाएंगे। तो गुड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हम लोग खरीदते हैं या हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, वो हो जाएगा मेरे गुड्स। गुड्स के लिए हम लोग अकाउंटिंग में एक वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस। ओके, तो परचेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं वर्ड। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जब मैं उधार पर सामान खरीदती हूँ, जब मैं उधार पे सामान खरीदती हूँ तो जिससे मैंने उधार पे सामान खरीदा है वो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मेरे को पैसा देना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रेडिटर्स कौन हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे उनको पैसा देना है कभी ना कभी जाकर। ओके, तो क्रेडिटर्स हो गए। डेटर्स, अब देखो अगर मैंने सामान उधार पे खरीदा है तो मैं उधार पे बेच भी तो सकती हूँ, तो जिसको मैंने सामान उधार पे बेचा है वो लोग मेरे डेटर्स हो जाते हैं और वो मेरे एसेट होते हैं क्योंकि मुझे उनसे फ्यूचर में पैसा मिलना है। ओके, तो क्रेडिटर्स जो हैं वो लायबिलिटी बन जाते हैं और जो डेटर्स हैं वो मेरे एसेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने बिजनेस के डेट्स मतलब लोन चुका नहीं पाता है टाइम पर, है ना। टाइम पर क्या, उसका बिजनेस पूरा डूब जाता है, वो नहीं चुका पाता, वो अपने आप को कोर्ट में जाके बोल देता है जज के सामने कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। इंसॉल्वेंट हूँ मतलब मैं अपने आप को घोषित करता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है मेरे सारे कर्जे चुकाने के लिए, ठीक है। उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जब कोई इंसान अपने लाइबिलिटीज़ चुकाने के काबिल नहीं हो, अपने बिजनेस का पूरा बिजनेस डूब चुका हो, तो हम उस इंसान को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और इंसॉल्वेंट के साथ ही एक वर्ड आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वो बिजनेसेस जो अपने सारे डेट चुकाने के लायक हैं, काबिल हैं, तो वो हो जाता है सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बैड डेट्स। अब जो डेटर्स आप लोग को याद होगा कौन, जिसको मैंने सामान उधार पे बेचा है, वहाँ से मुझे पैसा आना है, बट हर डेटर अच्छा नहीं होता जो पैसे दे दे टाइम पर। कोई डेटर्स ऐसे भी होते हैं जो पैसा खा जाते हैं, नहीं देते टाइम पर, या भाग ही जाते हैं पैसे लेके कि हम नहीं देंगे। तो उन डेटर्स को हम क्या बोलेंगे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बैड डेट्स हैं वो मेरे। बैड डेट्स मतलब बैड डेटर्स, जिन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया टाइम पर या वो नहीं देंगे, वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो मुझे जहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला वो डेटर्स मेरे बैड डेट्स बन जाते हैं। लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब वो पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए उठाता है, ठीक है। वो पैसा जो हम लोगों ने जो एक बिजनेसमैन ने पैसा बिजनेस से लिया है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, वो पैसा हम लोग ड्राइंग्स की कैटेगरी में डालते हैं। वो पैसा भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हो जाता है मेरा ड्राइंग्स। ये हम लोगों के बेसिक टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं अब अकाउंटिंग के, कि हम लोग अकाउंटिंग जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसके होंगे, तो उसके प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग अकाउंटिंग में ऐसा कंसिडर करते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बिजनेस का नुकसान हो गया तो बिजनेसमैन का नुकसान हो गया, या बिजनेसमैन का नुकसान हो गया तो बिजनेस का नुकसान हो गया, नहीं। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस में वो सारी करते हैं हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है ना बिजनेस में, वो लायबिलिटी होती है। मैंने अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरा बिजनेस है, मेरे पैसे, नहीं। अकाउंटिंग ऐसा नहीं मानता। अकाउंटिंग क्या मानता है कि मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। अगर मैंने बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो मुझे कमा कर देगा उन पैसों में से, मेरे को पैसा मेरा वापस करेगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है किसी भी बिजनेस की, तो कैपिटल लायबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब हम लोग अकाउंटिंग में हमेशा
कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो इफ़ेक्ट कंसिडर करते हैं। दो इफ़ेक्ट मतलब जैसे अगर मैंने सामान खरीदा है ना, मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स अगर मैंने खरीदे हैं तो दो चीज़ें होंगी, एक मेरे पास वो गुड्स आएंगे और दूसरा मेरे पास से कैश जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और हम लोग अकाउंटिंग में वो दोनों इफेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि हम लोग एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, हम लोग उस टाइम की ही अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टाइम डिसाइड कर लिया है जिसका हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी ट्रांजैक्शंस की। जो भी बिजनेस लाइफ होती है पूरी उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ये कंसिडर करें, ये माने, अकाउंटिंग हमें कहता है कि आप ये मानो कि आपका बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। कोई भी इंसान ये सोचकर ना अकाउंटिंग करे कि मेरा बिजनेस तो 1 साल के लिए ही है, मेरा बिजनेस तो 10 साल के लिए ही है, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा करने लग जाए तो मेरे तो एसेट ही नहीं बचेंगे बिजनेस में। क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूँगी मेरा बिजनेस 1 महीने के लिए ही है तो लॉन्ग टर्म तक मेरा कोई साथ ही नहीं देने वाला, एसेट तो क्रिएट ही नहीं होंगे फिर मेरे बिजनेस में। तो अगर मैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करूँ तो मैं अकाउंटिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि सारे जो टर्म्स हैं कि तभी हम लोग के क्रिएट होते हैं, तभी मैं इन सबको इस कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि मैं ये कंसिडर करती हूँ कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा हमारा गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं तो ही हम लोग उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मैंने सामान उधार पे खरीदा है तो मेरे पास एक वैल्यू होगी कि मैंने 10,000 रुपये का सामान उधार पे खरीदा है या 20,000 का खरीदा है, तो मैं उस अमाउंट को ही लिखूंगी, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन्स मैं मनी में मेजर नहीं कर सकती हूँ उसको मैं अकाउंटिंग में नहीं लिख सकती, तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब मैंने एसेट खरीदे तो मेरे को उसकी खरीद वाली जो अमाउंट है मेरे को वो ही रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे बिजनेस में 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 20 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन मैं अपने अकाउंटिंग में 1 करोड़ नहीं लिखूंगी, मैं उसको 20 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगी हर साल, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसको दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी होता है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी मेरे बिजनेस में इनकम होती है और खर्चे होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर आपस में मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी इनकम बहुत कम है और मैं एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो ऐसी अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपकी हो रही है मतलब। तो आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट है वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल का मतलब होता है हर ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए आपके पास साथ में, है ना। अगर आपने किसी सामान उधार पे खरीदा है तो आपके पास एक प्रूफ, एक आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए उस सामान की। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस के नाम पर है तो आपके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपके पास लोन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अकाउंटिंग से टैली कर सकते हैं। कई बार हमारे बिजनेसेस में ऑडिटर्स आ जाते हैं चेक करने के लिए, तो उन सबको शो करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बैक पर सबूत होना चाहिए, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग वेरीफाई कर सके कि हम लोगों ने जो अकाउंटिंग में लिखा है वो सब कुछ सही है। ओके, नेक्स्ट है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस की मटेरियलिटी अलग अलग होती है। अगर कोई छोटा बिजनेस होगा उसके लिए 2,000 का नुकसान भी बहुत बड़ा माना जाएगा, और अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए 2,000 का नुकसान बहुत कम माना जाएगा। तो अकाउंटिंग में ये चीज़ अलाउड है, आप किसी चीज़ को कम मटेरियल मान सकते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा मटेरियल मान सकते हैं, वो अपने अपने बिजनेसेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लिटरल मीनिंग की एक जैसा। तो हम लोग अकाउंटिंग में अगर कोई एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हमें हमेशा उस पर स्टिक रहना चाहिए, हमें चेंज नहीं करना चाहिए बार बार। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आप लोग एक टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब एसेट की वैल्यू कम होना, तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास अकाउंट्स ने 21 मेथड्स बताए हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में आपके पास 21 मेथड्स हैं, लेकिन हर बिजनेस कोई भी एक बेस्ट मेथड चूज कर लेता है। हर साल इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हर साल वो ही एक मेथड यूज़ करें। तो कंसिस्टेंट रहें, मतलब आप लोग हमेशा स्टिक रहें टू द कॉन्सेप्ट दैट यू आर अप्लाइंग इन योर बिजनेस। ओके,
नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि हर बिजनेस को अपने नुकसानों के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। भले वो प्रॉफिट की प्लानिंग करे ना करे, लेकिन अपने नुकसान के बारे में उसको पहले से ही अजम्पशंस पहले से ही सोचना चाहिए, पहले से ही बैकअप क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डेटर्स बहुत सारे हैं मेरे बिजनेस में, है ना, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि यार हो सकता है कोई लोग ना दे मुझे पैसे, तो मैं पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रोविज़न बना के रख दूँगी, है ना। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि आपके जितने भी लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। भले आप प्रॉफिट्स के बारे में सोचो ना सोचो, लेकिन आप अपने लॉसेस के बारे में पहले से ही सोचो, क्योंकि वो ही बिजनेस सक्सेसफुल होता है जो अपने लॉसेस के लिए पहले से तैयार होता है। नेक्स्ट इन द सीरीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है ये समझेंगे। अकाउंट का मतलब जो हम लोगों ने याद है वो स्टेप्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की, तो क्लासिफिकेशन वाली जो स्टेप होती है अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई करना, तो हम लोग अलग अलग हेड को अकाउंटिंग में अकाउंट वर्ड से डिनोट करते हैं। जो हेड होते हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, ये सारे क्या है, हम इनके आगे अकाउंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हेड है, तो इसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अब अकाउंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट, नेक्स्ट होता है नॉमिनल अकाउंट। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे? पर्सनल अकाउंट में वर्ड आ रहा है पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी इंसान जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है वो मेरा जाएगा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब देखो, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे भी मेरे पर्सन्स ही होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं और जो कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें जिनके पास एक खुद का सील होता है, वो सारी चीज़ें मेरी आती हैं पर्सनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, ये सारे जो लोग हैं मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। SBI हो गया, SBI क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, उसका एक खुद का कॉमन सील है, तो वो मेरा आ जाएगा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। टाटा इंडस्ट्रीज़ भी आ जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। वीवी स्टडी भी आ जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुद में एक इंस्टीट्यूट है जिनका खुद का एक नाम है, साइन है, इसलिए ये भी आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, सिर्फ साइड्स होते हैं अकाउंट के। डेबिट मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब होता है राइट साइड। ओके, तो जब कोई ह्यूमन बीइंग किसी बिजनेस में पैसा देगा, ठीक है, बिजनेस में अगर पैसा देगा तो वो गिवर हो जाएगा, और हम लोग ले रहे हैं पैसे तो हम रिसीवर हो जाएंगे। तो इस टाइप से जर्नल एंट्री फॉर्म होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट में हम लोग के सारे एसेट आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे बिजनेस में एसेट होते हैं वो सारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनका एग्जांपल्स अपन देखेंगे। लैंड हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें मेरी रियल में आ जाएंगी। कैश, बैंक। ओके, तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई एसेट बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट साइड पे लिख दो, जब भी कोई बिजनेस में से पैसा या कुछ भी एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग की 4 चीज़ें आती हैं: प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर्स। तो ये सारी चीज़ें मेरी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट गिवन, ये सारी चीज़ें मेरी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, जिनका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस है तो उसको डेबिट साइड पे लिख दो, और अगर कोई इनकम है और गेन है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दो। ये तो हम लोगों ने पढ़ ली थ्योरी। अब हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, जर्नल बुक बनाना सीखेंगे, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। मैंने एग्जाम्पल के नाम पे ये 2 ट्रांजैक्शंस ले लिए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब जब बिजनेस चालू होता है तो हमारा कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है। कैश हमारा एसेट है, एसेट का इंक्रीज इज डेबिट, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी का इंक्रीज इज क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट, गुड्स हमने परचेज करे हैं 20,000 के, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारा एसेट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ये तो हुई हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल की ही मदद से हम लोग
बनाते हैं लेजर। जर्नल एंट्री होती है और लेजर पोस्टिंग होती है। जर्नल से ही हम लोग जो है लेजर में चीज़ों को पोस्ट करना सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी जर्नल एंट्री में कैश आ रहा है। अभी हम लोग के एग्जाम्पल में दोनों ही जगह कैश था, तो हम लोग इन दोनों को ही कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। कैश हम लोग का फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो हम लोग साइड तो डेबिट ही लिखेंगे, लेकिन नाम हम लोग किसका लिखेंगे, दूसरी वाली चीज़ का लिखेंगे जो कि है कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट 50,000। और नेक्स्ट एंट्री में हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग साइड तो क्रेडिट ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, दूसरी चीज़ का, दैट इज परचेज। तो बाय परचेजेस 20,000। ये दो चीज़ें हो गई। अगर और भी ट्रांजेक्शन्स होते तो वो भी हम सारे इसमें लिख कर देन एंड में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जिस भी साइड कमी आएगी वहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD इज कैरीड डाउन। अभी हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पर 20,000 है। हम लोग का बैलेंस जो है वो इस साइड आ रहा है, मतलब कमी इस साइड आ रही है 30,000 की। ठीक है, तो बाय बैलेंस CD 30,000, और इस बैलेंस CD को हम लोग ऑपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अब लेजर की मदद से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जिस साइड हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है हम लोग ट्रायल बैलेंस में उस साइड पर लिखते हैं। हम फॉर एग्जांपल हमारे अभी कैश जो हम लोग एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, कैश में हम लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड आया था, डेबिट साइड। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया। ट्रायल बैलेंस में हम लोग लिखेंगे कैश, और फिर हम लोग का डेबिट साइड पे आ जाएगा 30,000 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम लोग जो है सारे ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की, देन उसको हम लोग लेजर में क्लासीफाई करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, और लेजर में पोस्ट करने के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंड में हम लोग का डेबिट और क्रेडिट बराबर आता है। इसमें हम लोग जब सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, सबके बैलेंसेस कर लेंगे ब्रॉट डाउन, तो हम लोग का जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो एंड में बराबर ही आएगा।